इस दुनिया के किसी शख्स में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ आंख उठा के देखे। इतनी बड़ी बयानबाजी देना कि अगर अमित शाह में दम है तो वो 4 तारीख रुक के दिखाए। ये वही ममता बनर्जी है जो एक अंधी गूंगी बैरी के लिए जिसने ज्योति बसु के सामने लड़ पड़ी। उसने सीपीएम की सत्ता जो 34-35 साल पुरानी सत्ता वो उखाड़ मारा। गरीबों की लड़ती है, शेरनी थी वो। बहुत सारे टीएमसी के लीडर्स जो तलवारें निकाल के चल रहे थे बीजेपी के खिलाफ, आज वो भगवा पहन के बीजेपी के लीडरों की तरह दिखना चाहते हैं। अभिषेक बनर्जी ने ये लाइन दी कि हमारी दया भाव की वजह से तुम जिंदा रहे, हमारी वजह से तुम बचे रहे। जब से कांग्रेस अब ना विपक्ष में आती तब से ये जो राजनीति की जो गरिमा है वो गिरती जा रही है। जिन लोगों ने बंगाल को अपनी बाप की जागीर समझा हुआ था और वहां की जनता को अपने हाथ की कठपुतली, अब वही लोग बंगाल पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे अभिषेक बनर्जी की, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। बंगाल चुनाव के दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के एक भड़काऊ बयान दिया था, जिसके चलते उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। नमस्कार, मेरा नाम सोनी चंद्रा है। हम चर्चा करेंगे हरीशरण देवगन जी से। हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस मामले पर क्या कुछ विचार करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, क्या कहेंगे जो अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो ये एफआईआर दर्ज हुई है भड़काऊ बयान को लेकर के? तो जो लोग पारिवारिक राजनीति के तहत जो अंदर आते हैं, उन्होंने स्ट्रगल नहीं की होती है, जिन्होंने कोई कॉलेज के इलेक्शंस नहीं लड़े होते, जिन्होंने कोई एमसीडी के लोकल एमएलसी के इलेक्शन नहीं लड़े होते, और वो सिर्फ पारिवारिक राजनीति के तहत एक रूट वे में जब वो किसी कुर्सी पे बैठते हैं तो वो इस तरीके के अधूरे ज्ञान वाले भाषण दे ही देते हैं। और ऑब्वियसली ममता बनर्जी के बाद अगर कोई नाम, बड़ा नाम अगर हम बोलते हैं टीएमसी के अंदर तो अभिषेक बनर्जी का ही है। अगर एक पारिवारिक कुर्सी अगर सौंपी जाएगी चीफ मिनिस्टर की तो वो अभिषेक बनर्जी को ही सौंपी जाएगी। तो ये गलतफहमी बहुत लोगों को हुई, लालू प्रसाद यादव को हुई, अरविंद केजरीवाल को हुई, राहुल गांधी को हुई, तो अभिषेक बनर्जी को हुई। तो इसमें कोई नई बात नहीं हुई। लेकिन सर, आपने जिन नेताओं के मुझे नाम बताए, इन्हें जो है कोर्ट से बरी कर दिया जाता है, तो अभिषेक बनर्जी को भी बरी कर दिया जाएगा? या फिर जो प्राइम मिनिस्टर को लेकर के, जो गृह मंत्री को लेकर, जो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, जो देश में बड़े बड़े संवैधानिक पद पर हैं, उनको लेकर के ऐसी अभद्र टिप्पणी करना, इन लोगों के ऊपर एक सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो शिवेंदु अधिकारी ने, जो आज के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया जी। और वो बयान जो उन्होंने दिया, उन्होंने बयान ये दिया कि अगर टीएमसी ये इलेक्शन 2026 का जीत जाती, हालांकि ये आसान नहीं है, ये नामुमकिन है, इस दुनिया के किसी शख्स में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ आंख उठा के देखे। कारण वो सनातन के रक्षक रहे हैं। वो उन्होंने जब भी अपनी राजनीति करी है वो सनातनी रक्षक की तरह सामने आए। ही इज अ लिविंग लीजेंड। जो ये डिक्टेटरशिप स्टेटमेंट अभिषेक बनर्जी ने दी तो गलतफहमी में दी। जैसे इतनी बड़ी बयानबाजी देना कि अगर अमित शाह में दम है तो वो 4 तारीख रुक के दिखाए, तो किसके दम पे बोला गया? बांग्लादेशियों के दम पे ये बोला गया, रोहिंग्यास के दम पे ये बोला गया, उन वोटरों के दम पे जो वोटर की लिस्ट एसआईआर ने 91 लाख वोटर जिस लिस्ट से कटे एसआईआर की मदद से, ये उनके दम पे ये बात स्टेटमेंट दी गई। सर, आपने जिस डिक्टेटरशिप की जो आपने बात करी, तानाशाही की बात करी, आप बंगाल चुनाव में भी बंगाल में गए, आप वहाँ बहुत एक्टिव रहे, आपने बहुत ज़मीनी तौर पर वहाँ की जनता से रूबरू हुए आप, और 15 साल किस तरीके से ममता बनर्जी वहाँ जिस तरीके से तानाशाही जैसा माहौल बना रखा था, तो आपको वाकई लग रहा है कि जो कुछ भी कहा अभिषेक बनर्जी ने, तो कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे? क्या वाकई उनकी सत्ता जो टीएमसी है वहाँ पे इसी तरीके से सरकार चल रही है जिसके बलबूते उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया? सत्ता चीज ही ऐसी है, बहुत कम सद्बुद्धि वाले नेता होते हैं जो इस ताकत को, इस सत्ता की ताकत को अपनी बुद्धि पे हावी नहीं होने देते। उसमें से ममता बनर्जी नहीं थी। ये वही ममता बनर्जी है जो एक अंधी गूंगी बैरी के लिए जिसने ज्योति बसु के सामने लड़ पड़ी। उसने सीपीएम की सत्ता जो 34-35 साल पुरानी सत्ता वो उखाड़ मारा। गरीबों की लड़ती है, शेरनी थी वो। अगर हम टीएमसी की नेता की बात करते हैं ममता बनर्जी की, तो शेरनी की तरह प्रतीत होती हुई जो ममता बनर्जी जो दहाड़े मारती थी सड़कों पे, सारे नेताओं के, भ्रष्ट नेताओं के साथ में अपनी सींग अड़ाती थी। लेकिन जैसे ही वो सिस्टम में आई तो सिस्टम को बदलने की बजाय सिस्टम ने ममता बनर्जी को बदल दिया। जिस सीपीएम को ममता बनर्जी ने उखाड़ा था, उसी सीपीएम के लीडर्स वेशभूषा बदल के टीएमसी में आ गए। तो जैसे जैसे वो लीडर्स टीएमसी में आते गए,
टीएमसी भी सीपीएम जैसी बनती चली गई। और यही डर अब बीजेपी की शिवेंदु सरकार को भी डरना चाहिए, लगना चाहिए, क्योंकि अब टीएमसी से बहुत सारे लीडर्स माइग्रेट होने की फिराक में हैं। बहुत सारे टीएमसी के लीडर्स जो तलवारें निकाल के चल रहे थे बीजेपी के खिलाफ, आज वो भगवा पहन के बीजेपी के लीडरों की तरह दिखना चाहते हैं, उनकी सोच पे चलना चाहते हैं। लेकिन अगर वो आ भी जाते हैं तो सोच उनकी अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो सीपीएम की जो जर्नी जो 34 साल चली, जो 35 साल चली, उसके बाद 15 साल तृणमूल कांग्रेस में चली, तो अब वो भाजपा में ना चले, इसका ध्यान भाजपा को बहुत स्ट्रांगली रखना चाहिए। ठीक है सर, अगर हम कार्यवाही की बात करें तो जब चुनाव के टाइम पर जब उन्होंने अभिषेक बनर्जी ने ये बयान दिया था, तभी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर उस टाइम पे इस बात का मुद्दा उठाया जाता, ये इसके खिलाफ एक्शन लिया जाता, तो हो सकता था कि ये एक्शन बीजेपी के खिलाफ जाता और वो टीएमसी के साथ जाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सही समय का इंतज़ार करना राजनीति का पहला पड़ाव है, और दूसरी बात सही समय पे सही बात करना राजनीति का दूसरा पड़ाव है। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, सही समय पे सही कार्य करना राजनीति का तीसरा पड़ाव है। बीजेपी का भी वही प्रिंसिपल रहा है, वही आइडियोलॉजी रही है। उसने हमेशा अपना अनुशासन और डिसिप्लिन के बाहर जाके, अपनी गरिमा से बाहर जाके कोई काम नहीं किया। सही समय का सही इंतज़ार किया और सही इंतज़ार में सही एक्शन लिया। और अब जब एक्शन लिए जा रहे हैं तो आस्ते आस्ते टीएमसी के बहुत सारे जो गुंडे थे उनको सज़ा मिलती जा रही है। जिस एरियाज़ में हिंदू प्रताड़ित रहे हैं उन एरियाज़ में गुंडों को लोगों ने बाहर निकाल के अपने हाथों से सजा दी है। अभिषेक बनर्जी ने ये स्टेटमेंट दी है कि 2021 में जब चुनाव हुआ था जहां बीजेपी जीती थी, अभिषेक बनर्जी ने ये लाइन दी कि हमारी दया भाव की वजह से तुम जिंदा रहे, हमारी वजह से तुम बचे रहे। अब देखते हैं कि तुमको कौन सा राक्षस या कौन सा बाहुबली तुमको दिल्ली से बचाने आता है। आपने जो गरिमा की जो आपने बात कही, अगर हम राहुल गांधी जी की बात करें, वो आए दिन प्रधानमंत्री को लेकर के टिप्पणी करते रहते हैं, गृह मंत्री को लेकर के टिप्पणी कर सकते हैं, तो क्या गरिमा सिर्फ एक साइड से ही बरकरार होगी, दूसरी साइड से नहीं? ये बिल्कुल बात बहुत सही है कि गरिमा दोनों तरफ से बरकरार होनी चाहिए। और जब से कांग्रेस अपना विपक्ष में आती है तब से ये जो राजनीति की जो गरिमा है वो गिरती जा रही है। वो उसका स्तर बहुत गिर गया है। और ऑब्वियसली बात बहुत सही है और सच है कि वो जो गिरे हुए स्तर के जितने भी आरोपी हैं उनको सजा मिलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा, एक मतलब संसद में उन्होंने बड़े स्ट्रांगली ये कहा कि मैं तो गाली प्रूफ हो गया हूँ, अब मुझे गालियों का असर नहीं होता। अगर मुझे और गाली दे दो, मैं 100 सूर्य नमस्कार और कर लूँगा, और ज़्यादा गाली प्रूफ हो जाऊँगा और गाली खाने के समक्ष हो जाऊँगा। तो ये बड़ा जैसे एक बच्चा ने कोई पत्थर मारा, लेकिन बड़े बुजुर्ग ने उस पत्थर का जवाब पत्थर से ना देके हंसी मजाक में समझा के दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।